ये देखिए बिल्कुल बालू मिट्टी है इस खेत की और TDS 3000 से ऊपर है पानी का, यानी कि पानी बहुत खारा है। इसके बावजूद सुदल कुमार जी ने यहाँ पर 13 से ज़्यादा ऐसे फलों के पौधे लगा रखे हैं जो दे रहे हैं और करीब टोटल 25 फलों के पौधे इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं। करीब ये आधा एकड़ की ज़मीन है और यहाँ पर ये लगे हुए हैं। बिल्कुल ये देखिए चारों तरफ बालू मिट्टी है और जैसा मैंने बताया कि पानी खारा है। सुदल कुमार जी विज्ञान के लेक्चरर हैं, केमिस्ट्री के, और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने जो खारा पानी है उसका तोड़ निकाला और बालू मिट्टी में ये देखिए, आप पीछे देखिए, पूरी तरह से बढ़िया फलों के पौधे उगा दिए हैं। अक्सर कहा जाता है कि जी खारे पानी में, बालू मिट्टी में फल नहीं हो पाते, गेहूं की फसल या कपास तो हो जाती है, लेकिन फल उगाकर इन्होंने ये साबित कर दिया ऐसा हो सकता है। इसका आधार क्या है सुदल कुमार जी से जानेंगे, साइंटिफिक तरीका जानेंगे, ताकि उन लोगों को लाभ हो जहां पानी बहुत खारा हो या रेतीली मिट्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने जैसा बताया कि खारे पानी में आपने कोई तोड़ निकाला, 2-3 तरीके आपने ईजाद किए हैं जिससे कि न्यूट्रलाइज हो गया है वो जो TDS, जो हाई TDS है, वो पौधों पर असर नहीं कर पाता। नहीं तो जनरली जो उसमें नमक की मात्रा है उसके कारण बढ़वार नहीं हो पाती और पौधे मर जाते हैं और हो नहीं पाते। तो वो क्या तरीके हैं, जरा दर्शकों को बताइए, क्या क्या तरीके आपने अपनाए? देखिए, कई बार आप अगर YouTube देखने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कुछ वीडियोस स्पेसिफाई मिलेंगे, प्लांट को कैसे जलाएं, प्लांट को ख़त्म कैसे करें। तो उसके अंदर एक प्रयोग होता है जिसमें नमक और हींग मिला के प्लांट की जड़ों में डाल दी जाती है। और नमकीन जो पानी है, जो खारा पानी है, उसमें नमक ऑलरेडी होता है। तो जो नमक है वो क्या करता है, वो जो पारगम्यता है, परमिएबिलिटी है, जो प्लांट की जो रूट्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो सोख लेने की क्षमता है पानी और खाद या मिनरल्स मिट्टी से, उनको बदल देती है। साथ ही साथ खारा जो पानी में जो साल्ट में जो साल्ट पाया जाता है वो compete करता है किसके साथ, आपकी जो मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं उनके साथ compete करता है। अब जड़ को पोषक तत्व कम मात्रा में मिल पाते हैं तो पौधा अपने आप में कमज़ोर रहेगा। दूसरी बात, उसके ऊपर साल्ट वाटर है, तो साल्ट वाटर आप देखोगे थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, साल्ट जो अपनी जगह छोड़ जाता है, नमी सोख लेता है, तो वो एक लेयर भी बना लेता है जड़ों के ऊपर। तो जड़ों के जो अवशोषण करने वाले जो रूट हेयर्स होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है और वो अपनी जो अब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो बंद कर देते हैं। जी, इसका क्या तरीका निकाला फिर आपने? इसके लिए मैंने स्पेशल स्टडी किया, एनालिसिस किया उन इकोसिस्टम्स का। जैसे कि अभी एक सिस्टम चला हुआ था कि हमें मिट्टी मैनेज करनी है, हमें पानी कंजर्व करना, हमें वो चीज़ मैनेज करनी है, बट यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम ही हमें मैनेज करना है। पूरे इकोसिस्टम से मतलब है चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी, और मिट्टी के अंदर क्या क्या है, मिट्टी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं और उनकी उपलब्धता है जड़ों में। तो जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व जो हैं उनको अच्छे से पौधों को प्रोवाइड कैसे किया जाए, पहली बात। तो एक तो मैंने ड्रिप इरिगेशन से पानी देना शुरू किया, क्योंकि एक प्रॉब्लम थी, जब पत्तों के ऊपर जो स्टोमेटाज हैं उनके ऊपर में नमक चला जाता था या पत्तों के ऊपर नमक की लेयर आ जाती है तो पत्ते जब धूप लगती है तो पत्ते जल जाते हैं। तो पहले तो मैंने ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट की इस चीज़ से बचने के लिए। उसके बाद जो रूट्स हैं उनका सरफेस जो है, जो रूट एयर्स का सरफेस है या रूट्स का सरफेस है, उसको आपको बचाना है, उसके ऊपर साल्ट की लेयर ना बने। उसके लिए हमने माइकोराइजा डालना शुरू किया। माइकोराइजा मैं खुद बनाता हूँ, ग्रेनुलर भी और लिक्विड माइकोराइजा भी, वो मैंने इस्तेमाल किया माइकोराइजा। उस माइकोराइजा से मेरे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए और जो प्लांट है मेरे पास, 1-2 पेड़ आम के भी सर्वाइव कर गए। आम का पेड़ है वो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था इस एरिया में, लेकिन वो भी सर्वाइव किए इसके बाद। और दूसरी चीज़, जिनके ऊपर माइकोराइजा की लेयर होती है, माइकोराइजा कि ये मान के चलिए आप 2 या 3 mm की, 2-2.5 mm की लेयर आ जाती है रूट के ऊपर, तो वो क्या करती है, दीमक को भी खाने से बचाती है, फंगस को भी अंदर पेनिट्रेट करने से, जो हार्मफुल फंगस है उनको भी बचाती है। तो पौधों में और बीमारियां नहीं लगती। पौधों के अगर लड़ना पड़ता है तो सिर्फ खारे पानी के साथ ही लड़ना पड़ता है। तीसरी चीज़ हमने इस्तेमाल की जो माइक्रोफ्लोरा है। माइक्रोफ्लोरा जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया हैं, जो जड़ों में रहते हैं, जो जड़ों से जगह लेते हैं रहने के लिए, भोजन लेते हैं जड़ों से,
और जड़ों को बदले में क्या देते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में पड़े हुए पोषक तत्वों को खा करके उनको बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड में बदल देते हैं, जिनको रूट एब्जॉर्ब करके सोख सके। जैसे फॉस्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, पीएसबी सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, इफ़को भी बनाती है, वो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। वो क्या करता है कि फॉस्फोरस जो आपकी मिट्टी में पड़ा हुआ है उसको पहले खाता है और फिर एक्सक्रीट आउट करता है बाहर, जो वेस्ट बच जाता है। उसमें जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस आपके पौधों के लिए रेडिली अवेलेबल है, उसको आपके प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो खारे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि आपने देखा होगा नमक में कीड़े नहीं पड़ते, नमक में किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते, क्योंकि नमक उनके अंदर से पानी सोख लेता है, डिहाइड्रेशन होकर मर जाती हैं वो चीज़ें। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नमकीन जो एनवायरनमेंट है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके लिए मैंने विशेष प्रयास किया। मेरे कुछ साथी हैं जो, जैसे मेरा एक दोस्त है डॉक्टर विकास, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में, मैं भी पहले वहाँ काम करता था, तो वो अभी भी वहीं कार्यरत है। उसने भी मेरे पास मैनग्रूव स्वैम्प्स जो है वहाँ के, जो खारा पानी के अंदर जो मैनग्रूव्स या और खारे पानी के अंदर, समंदर के अंदर जो प्लांट समुद्र के किनारे किनारे खारे पानी में उगते हैं, उनकी रूट बॉल्स हमने ली वहाँ से, उनकी रूट से हमने बैक्टीरिया लिए। उसने मेरे पास सैंपल भेजे, फिर मैंने यहाँ पे उनको आइसोलेट किया, ट्रायल करके देखा कि ये है, ये बेस्ट रहेगा। तो वो हमने बैक्टीरिया है वो फिर उससे हमने फर्दर डेवलप करने की कोशिश की, और उसका एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है, जिससे मेरे को काफ़ी अच्छे परिणाम मिले कि जो साल्ट टॉलरेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ जाती है। यानी कि वो बैक्टीरिया आपने यहाँ ट्रांसप्लांट किए अपने यहाँ इस बाग में, और उसका असर ये हुआ कि जो वहाँ पर जो नमक को झेलने की क्षमता थी उन बैक्टीरिया में, वो यहाँ डेवलप हुई, यहाँ भी डेवलप, और उससे जो है पैदावार यानी कि पौधों की बढ़वार में सहयोग मिला। हाँ, पौधों की बढ़वार आप देख सकते हैं, 2.5 या 3 साल के पेड़ हैं। अच्छा। और लगभग आप ये अनार है मेरे पास, अगर आप अनार को काउंटिंग करोगे तो आप 60 से 70 तो अनार लगे हुए मिलेंगे, और बीज से हैं। ये दूसरी खास बात, अनार, चीकू तो ग्राफ्टेड हैं, लेकिन अनार हैं वो बीज से हैं। और ये बेरी है जिसपे 30 किलो के आसपास बेर लगे थे अब की बार। अच्छा। देख सकते हैं आप पीछे, थाई बेरी है, ये काफ़ी मोटे और स्वादिष्ट। और लोगों के मन में एक भ्रांति है कि थाई जो बेर है वो मीठे नहीं होते, फीके होते हैं, तो ये मीठे भी बहुत थे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, ये सब चीज़ें इसके अलावा भी आप ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करते हैं, केमिकल वगैरह? नहीं, इसके अलावा मैं कुछ डालता ही नहीं लगभग। अच्छा। जैसे मैं क्या करता हूँ, या तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालता हूँ इसमें, फिर इसमें जैसे जो भी जैसे घास है या जो भी जैसे कार्बन फिक्सेशन हो गई एक तरह से, आप ये मानिए एग्री वेस्ट जो है, हाँ, एग्री वेस्ट है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है यहाँ अपने आप, इसी में यहीं यहाँ का वेस्ट है वो यहीं जम जाता है। तो यही इस्तेमाल करता हूँ। इससे ज़्यादा गोबर वगैरह की खाद भी है, अगर गोबर भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास गाय थी, भैंस भी है, तो हम ऐसे डाल देते हैं गोबर, वहाँ आगे डाला हुआ है, ऐसे दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो ऐसे ही गीला गोबर, उसके अंदर गुबरेला, डिमक, वो सारे सर्वाइव करते हैं कीट। और गुबरेला तो क्या करता है, उस गोबर को लेके और नीचे पेनिट्रेट कर देता है, नीचे तक लेके जाता है। अच्छा, यानी कि कच्चा गोबर ही डाल देते हैं? हाँ जी, कच्चा गोबर। तो कई किसान कहते हैं कच्चा गोबर से डिमक या दूसरे, नहीं, वो ये इसलिए क्योंकि और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं जो उसको डिकम्पोज कर सकें, और गोबर पे डिमक बहुत कम आती है, सूखे हुए गोबर पे आती है, कच्चे गोबर पे डिमक नहीं आती। अच्छा। और दूसरा जो जैसे गुबरेला नहीं है उन लोगों के खेत में, अब यहाँ पे आप डाल दोगे ना, यहाँ रेत गोबर डाल दोगे, गुबरेला जो कीड़ा होता है मोटा सा, हाँ जी, बिटल होता है गुबरेला का। अच्छा। काले रंग का, जो गोली सी बना के चलता है, ऐसे उसको धकेलते हैं, इतना बड़ा होता है, हाँ, काले रंग का। तो वो अगर यहाँ डाल दोगे ना आप, तो कल ही मिट्टी मिलेगी आपको गोबर की जगह पे। उसको तुरंत डिकम्पोज नहीं, तुरंत डिकम्पोज नहीं करेगा वो, क्या करेगा, गोबर को की गोलियां बना के और वो नीचे जमीन में दबा देगा उसको खाने के लिए। अच्छा। उसके जो बच्चे होंगे ना वो खाएंगे फिर उसको। अच्छा, उसके चारों तरफ वो एक लार लपेट देता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो, गोबर फ्रेश रहे, और नीचे भी ले गया उसको। तो वो मिट्टी कहाँ से आती है जो उसकी जगह मिट्टी वो नीचे से खोद के गोबर की जगह से गुबरेला निकालता है, गोबर ले जाता है अंदर और मिट्टी बाहर छोड़ देता है। अच्छा। और फिर जो वो गोबर है जिसके ऊपर उसने लार बार लपेट के जो डंग बोल जो बनाई उसने, वो नीचे पेनिट्रेट कर दी, उसको खाएंगे उसके निम्स बच्चे, और फिर वो बच्चे खा के एक्सक्रीट आउट करेंगे, होगा डिकम्पोज। अच्छा, उसको कोई और खा भी नहीं सकता, वो क्यों खाने नहीं देगा, खुद नहीं खाने देगा। तो इस तरह से आपने एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। इकोसिस्टम है, मेन बात है कि हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें जिसमें सबके लिए जगह हो, इंसेक्ट्स के लिए भी हो। अब यहाँ पे आपको बर्ड्स मिलेंगे बहुत सारे, पपीहे की आवाज़ सुनाऊंगा मैं आपको, बीट मिलेंगे 2-3 तरह के,
इंडियन रोलर्स पर मिलेंगे, तो बहुत ये सारे पक्षी आपने मिलेंगे। बताया कि ये जो आपने 2-3 तरीके अपनाए, एक तो ड्रिप से किया, हाँ जी, पानी उसकी जड़ों में ही जाए, पत्तों पे ना जाए। बिल्कुल। दूसरा माइक्रोराजा आपने यूज़ हाँ किया। जी। माइक्रोराजा यूज़ करने का क्या तरीका, जड़ों में डाला, कैसे डाला, क्या किया? माइकोराइजा आप जब प्लांट लगाते हैं तो दी बेस्ट होता है कि उसकी कुछ रूट एक्सपोज होती हैं, उसके ऊपर स्प्रे कर दो। ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ी सी निराई गुड़ाई करके प्लांट के पास में और फिर उसमें डाल दो माइकोराइजा, या फिर ड्रिप में भी चला देता हूँ मैं तो। ठीक है। और तीसरा तरीका बताया आपने वो वहाँ से हेलोफिलिक बैक्टीरिया। हेलोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया आप लाए जो हाँ वहाँ जी। नमक समुद्र के जो पास रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। पेड़ों में, और वहाँ से, ताकि यहाँ भी रेजिस्टेंस उनका बहुत पोटेंशियल है हेलोफिलिक बैक्टीरिया। तो इसमें आगे और क्या क्या फसल आपके इस खेत में, इस बालू मिट्टी में, खारे पानी में आप लेते हैं? इसके अलावा देखिए अभी मैं ना फ्रेंच बीन लगा रहा हूँ, साथ में उधर उगा रखी हैं, वो देखिए फ्रेंच बीन है, मूंगफली भी उगा रखी है यहाँ पे नीचे, जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। ओके। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे हम इनको ऊपर से काट लेंगे, इनकी जड़ों में जो स्टोर्ड नाइट्रोजन है वो फिर ज़मीन में रह जाएगी, तो इसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो नाइट्रेट की वो मिट्टी में ऐड हो जाती है इस तरह से। चलिए, यहाँ एक बार दर्शकों को और बता दीजिए कि कौन से फलों के पौधे हैं, ताकि नाम लेंगे तो थोड़ा और विश्वास होगा कि ये आपने यहाँ लगाए हैं। एक तो अनार देख रहे हैं हम, ये अनार है आपके बेरी सामने है, है, चीकू है, बेरी है, चीकू है, खेजड़ी है। इसके अलावा मेरे पास आप इस तरफ से हम चलेंगे तो जामुन है, जिसको और बोलते इसी के हैं बीच में कपास भी लगाई जिमी हुई है कंद, आपने। जिमी कंद बोलते हैं जिसको, इसके बीच में कपास भी है। और इसके अलावा ग्राफ्टिंग भी मैं करता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ का जर्म प्लाजम, कई बार तो मेरे को यहाँ कोई अच्छा पेड़ मिल जाए या ऐसा पेड़ मिल जाता है औषधीय जो इस बाकी एरिया से विलुप्त होने की कगार पे है या जिसकी संख्या बहुत कम है, तो मैं उस प्लांट को वहाँ से अच्छे से उखाड़ के और यहाँ लाके ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास सफ़ेद चित्रक भी है, सतावर है, यहाँ सतावर यहाँ का नेटिव था, और डंडा थुअर है, गोखरू बड़ा गोखरू है, दो तरह के मेरे पास पुनर्नवा हैं, जो अश्वगंधा है, और मकोई है 3 तरह की। गिलोट का पेड़ भी है मेरे पास, गिलोट का की बेल होती है, वो देखने को नहीं मिलती, गिलोट मेरे पास है। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पहाड़ियों से ढूंढा एक आध, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से नष्ट हो गए या फिर ये जो विलायती कीकर लगा दी गई पहाड़ियों के ऊपर, इन कीकरों से भी बहुत ज़्यादा जो इनका जो इंटर कंपटीशन है प्लांट्स के बीच में, स्पीसीज़ के बीच में, वो बढ़ गया और इन्होंने बाकी स्पीसीज़ ख़त्म कर दी और अपनी मेंटेन रख ली। खैर भी लगाया है, बबूल भी लगाया है। जिस बबूल को दातुन करने के लिए बोलते हैं वो ये बबूल नहीं होता, ये किक्कर वाला बबूल नहीं होता, वो अलग बबूल है। ये लगाए गए हैं? ये एक बार लगाए गए थे शुरुआत में, उसके बाद इनके बीज अपने आप फैलते चले गए। तो दोस्तों, जैसा सुदल कुमार जी ने बताया, इन्होंने खारे पानी में और बालू मिट्टी में किस तरह से क्या ट्रीटमेंट करके ये पौधे उगाए हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, साइंटिफिक आधार पर ये सारे काम कर रहे हैं, साइंस के लेक्चरर हैं। नंबर हमने दिया हुआ है, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं और खेती के बारे में साइंटिफिक जानकारी ले सकते हैं। हम ऐसे ही और लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे ताकि खेती को सस्टेनेबल बनाने में, खर्चा कम करने में और लाभ बढ़ाने में सहायता हो सके। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।